हेलो एवरीवन। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 3 हिंदी का पाठ 9 जिसका नाम है प्रकृति पर्व फूलदेई, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, यह पाठ है एक त्योहार के बारे में जो कि प्रकृति से संबंधित है, इस नेचर से संबंधित है। फूलदेई नाम से समझ में आ रहा है ये किससे रिलेटेड है? फूलों से। ठीक है, फूल तो सभी को पता है क्या होते हैं फूल, और देई का मतलब होता है दहलीज। घर की जो दहलीज होती है उसको उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में देई बोला जाता है। तो इस त्यौहार का नाम है फूलदेई। चलो, इस पाठ में फूलदेई त्यौहार के बारे में क्या बताया गया है हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर पर्व है, त्यौहार है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला। चलिए अब पढ़ते हैं आगे क्या है इसमें। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। जानकी एक बच्ची का नाम है, प्रसन्न मतलब खुश। जानकी बहुत खुश थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। जानकी क्यों खुश थी? क्योंकि वह कल, आने वाले कल को अपने सारे दोस्तों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। फूलदेई पर्व मतलब त्यौहार, तो फूलदेई का त्यौहार आने वाला है, उनके वहाँ कल फूलदेई है। तो वह आज बहुत खुश है क्योंकि वह कल अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर फूलदेई मनाने वाली है। अगले दिन उसकी ईजा माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। अब उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में माँ को, मम्मी को ईजा बोला जाता है। ठीक है, तो अब फूलदेई वाला दिन आ गया और जानकी की जो माँ हैं, उनकी जो ईजा है, उन्होंने जानकी को सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। अब जो जानकी है उसके पास छोटी सी डलिया है, ठीक है, फूल चुनने के लिए, फूलों को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वह नहा धोकर घर से निकल गई अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। और जैसे ही वह अपने आंगन में आई, घर से निकली, आंगन में आई और उसने अपने बाकी दोस्तों को भी, जो आसपास ही रहते थे, आवाज़ दी। उसके दोस्तों का नाम क्या है? हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज। तो उसने सभी को आवाज़ लगाई और सबको आने के लिए बोला। सब हाथ में छोटी छोटी डलियाँ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। ठीक है, और ये सारे बच्चे कहाँ निकल पड़े? जंगल की ओर। बच्चों, आपको पता है जब फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है उसके लिए बच्चे बहुत सुंदर सुंदर फूलों को इकट्ठा करते हैं, और ये जो फूल हैं उनको कहाँ पर मिलते हैं? आसपास के जंगल में। तो बच्चे क्या करते हैं? अपनी अपनी डलिया लेकर साथ में ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर एक साथ जाते हैं और वहाँ से सुंदर सुंदर फूलों को चुनकर लाते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, जो फूलदेई है वो उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। वहाँ फूलदेई बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये त्यौहार कौन मनाते हैं? बच्चे। बच्चों का त्यौहार है ये, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। इसलिए इस त्यौहार को और क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? बाल पर्व। बाल का मतलब होता है बच्चे, पर्व का मतलब होता है त्यौहार। तो इस त्यौहार को बाल पर्व भी बोलते हैं, बच्चों का त्यौहार। ठीक है, यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो चैत्र मास होता है उस दिन जब संक्रांति आती है, चैत्र मास में जो संक्रांति आती है उस दिन मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल होता है उसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। ठीक है, फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। फूलदेई क्या बताती है? कि वसंत ऋतु आने वाली है। ठीक है, जैसे ही
फूलदेई मनाते हैं, उसके बाद वसंत ऋतु आ जाती है, चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चे जंगल गए हुए हैं और सब मिलकर क्या तोड़ रहे हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों को चुन रहे हैं, तोड़ रहे हैं और अपनी डलिया में डाल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं फूलों से उन्हें त्योहार मनाना है। तो देखिए बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ़ पिघलने लगती है। तो जब चैत्र ऋतु आती है, आप कह सकते हैं जब वसंत का महीना आने वाला होता है, जिसे आप स्प्रिंग सीजन भी बोलते हो, ठीक है। उस समय क्या होता है, उससे पहले पहाड़ों में बहुत ठंड होती है और ठंड की वजह से पहाड़ जो हैं बर्फ़ से ढके रहते हैं। लेकिन जैसे ही चैत्र ऋतु आती है तो उन पहाड़ियों से धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है। ठीक है, सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं, सर्दियां ख़त्म होने लगती हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। लद जाना मतलब भर जाना। तो उत्तराखंड के जो सुंदर सुंदर पहाड़ हैं उनमें चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, वो फूलों से भर जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पर जानकी और जो उसके दोस्त हैं वो जंगल में फूल चुनने गए हुए हैं। तो उन्होंने बुरांस और फ्योली के फूल, तो बुरांस ये है जो लाल रंग का होता है, बुरांस बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, ये लाल रंग का फूल है इसके फूल। और फ्योली ये पीले रंग का फूल जो है इसको फ्योली बोलते हैं उत्तराखंड में। तो ये बहुत ही मेन फ्लावर्स हैं वहाँ के। वहाँ आपको जंगलों में ये फूल बहुत आसानी से इस समय में वसंत ऋतु के आगमन पर मिल जाते हैं। तो बच्चों ने इनको इकट्ठा किया। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। तो फूलों को इकट्ठा करने के बाद बच्चों की जो ये टोली है इसे क्या कहते हैं, फुलारी। ठीक है, फुलारी क्या है, बच्चों की टोली जो फूल लेकर घर घर जाकर लोगों के मुख्य द्वार की देहली पर, जो मेन डोर होता है उसकी जो दहलीज होती है, देहली बोलते हैं उसे, ठीक है, वहाँ पर जाकर अक्षत मतलब जो चावल होते हैं, ठीक है, और फूल डालती है और गाना गाती है। क्या गाना गाती है, फूल दे छम्मा दे दैनी द्वार भर भकार, ये देली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। तो ये उत्तराखंड का कुमाऊनी गाना है जो कि फूलदेई के समय एक बच्चे गाते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, इसका अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे। ठीक है बच्चों, तो ये है देहली, जहाँ पर ये लेडी खड़ी है उसको हम देहली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे फूल डालते हैं और क्या बोलते हैं कि आपकी जो देहली है वो फूलों से हमेशा भरी रहे, मंगलकारी हो, ये सबके लिए मंगलकारी हो, सबका भला करे, सबको क्षमा प्रदान करे, सबको माफ़ करे और सबकी रक्षा करे। और ये देहली सबकी रक्षा करे, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे। इस देहली में और इस घर में समृद्धि बनी रहे, ये हमेशा क्या रहे, समृद्ध रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें और सबके घरों में खूब अन्न हो, सब लोग खूब अच्छे से खाएं पिए। ठीक है, तो यही अर्थ है इस प्यारे से गीत का, फूल दे छम्मा दे दैनी द्वार भर भकार, ये देली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। ठीक है, चलिए देखो यहाँ इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बच्चे किस तरीके से अपने फूलों की टोकरी में से फूल निकालकर घर की देहली पर फूल डाल रहे हैं और उसके बदले में उनको कुछ मिल रहा है। देखिए बड़े उनको क्या देते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है।
अच्छा, फिर जो होते हैं ना, जो सुबह हो जाती है तो सभी घर के लोग क्या करते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं, क्योंकि उन्हें फुलारी के आने की तैयारी है। सबको पता रहता है कि आज फुलारी आने वाली हैं, बच्चे आने वाले हैं दहली पे फूल डालने के लिए, तो सब तैयारी करते हैं। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके दहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, घरों को अच्छी तरह, पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से साफ सुथरा करते हैं। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो जो ये फुलारी है, जो ग्रुप है बच्चों का, जो गाना गाता है और गाकर आशीर्वाद देता है हर घर को, उसकी दहलीज को, तो जो घर के लोग होते हैं उसके बदले बच्चों को क्या देते हैं, वो चावल, गुड़ और कुछ रुपए देते हैं भेंट के लिए। ठीक है, भेंट के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं उनको। जानकी और सभी मित्र दिन भर दहली पूज कर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे पहले फूल चुन के लेकर आते हैं, सुंदर सुंदर फूल लेकर आते हैं, फिर सबके घरों पर जाकर दहली पर फूल डालते हैं, अक्षत डालते हैं और आशीर्वाद देते हैं सभी को। एक तरीके से सभी दहली की पूजा करते हैं। और गांव में जितने भी घर होते हैं, बच्चे सभी घरों में जाते हैं। ठीक है, तो अभी सभी घरों में जाकर फूल डालकर और गाना गा कर बच्चे थक तो गए थे, लेकिन वो बहुत खुश थे इस त्यौहार को मनाने से। ठीक है, आगे क्या होता है, इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। तो बच्चों, ये जो त्यौहार है उत्तराखंड में 8 दिन से लेकर महीने भर भी चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। तो बच्चों ने जो चावल और गुड़ इकट्ठा किया था, ठीक है, एकत्रित मतलब इकट्ठा करना। जब बच्चे घर घर जा रहे थे, फूल डाल रहे थे दहली पर, तो सब उनको गुड़ और चावल दे रहे थे और कुछ पैसे भी दे रहे थे। तो बच्चे क्या करते हैं, इस सारे गुड़ को, चावल को मिला लेते हैं और जो पैसे होते हैं उसको भी एक साथ रख लेते हैं। और उन सब, उस चावल से, उस गुड़ से क्या बनाया जाता है बच्चों के लिए, हलवा, छोई या साई भी बोलते हैं, जो कि चावल के आटे का बनता है। ठीक है, साई या छोई किससे बनता है, चावल के आटे का। वो पापड़ी, और पापड़ी होती है वहाँ का एक स्थानीय व्यंजन है। और भी स्थानीय व्यंजन इन चीज़ों से बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। तो बच्चों, जो पैसे बच्चों ने इकट्ठे किए थे, जो बच्चों को मिले थे, उन सबको इकट्ठा करके जो भी वो व्यंजन बनाते हैं उसके लिए वो क्या खरीदते हैं, उन पैसों से घी या तेल, क्योंकि घी और तेल की तो ज़रूरत होती है व्यंजन बनाने के लिए। तो बच्चों को जो पैसे मिले थे उसी से वो घी और तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं, और जो व्यंजन बनता है उसको सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर और मिलकर खाते हैं। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, क्या बच्चे खुद बनाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, ये सारा सामान बड़ों को दे देते हैं। तो किसी एक घर में जाकर या किसी कोई एक परिवार, किसी की मम्मा जो ईजा हैं, वो सबके लिए इससे क्या बनाती हैं, पकवान बनाती हैं या मिलकर भी बनाती हैं, और सब बच्चों को खिलाया जाता है। ठीक है, फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेम सिखाता है। मतलब अपने नेचर से, प्रकृति से। प्रकृति क्या है, हमारे आसपास का वातावरण, पेड़ पौधे, फूल, जानवर, नदियाँ, पहाड़, ये सब प्रकृति ने हमें दिया है। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, जंगल जाते हैं, पेड़ों से मिलते हैं, पेड़ों के बारे में उनको जानकारी मिलती है, अलग अलग तरह के फूल चुनते हैं। तो इससे उनके दिल में प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा होता है। ठीक है, तो बचपन से ही वो प्रकृति के लिए प्रेम और सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव मतलब होता है समाज के लिए अच्छी भावना रखना। तो
तो बच्चे मिलकर सभी लोगों के घरों में जा रहे हैं, सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब उनके दिल में सबके लिए प्रेम है, सद्भाव है। तो यह त्यौहार बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना और सामाजिक सद्भाव की सीख देता है। ठीक है, यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। तो इस त्यौहार से हम अपने लोकगीत से जुड़ते हैं, वहाँ उत्तराखंड की जो लोकगीत हैं उनसे जुड़ते हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं उनको मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। और ये हमें क्या प्रेरणा देता है त्यौहार, कि हमें अपनी प्रकृति से, नेचर से और हमारे जो संस्कृति है उसे हमें जुड़े रहना चाहिए। इस बात की हमें प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। चलिए, अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें ये बातचीत के लिए हैं और नीचे कुछ और प्रश्न उत्तर हैं, तो उनके भी उत्तर हम लिखेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, त्योहार हमें आपस में मिलजुल कर रहना तथा एक दूसरे के साथ खुशियां मनाना सिखाते हैं। त्योहारों से हम मनोरंजन के साथ नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। त्योहार हमें आनंद से भर देते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से हम त्योहार मनाते हैं। ठीक है ना। त्यौहार क्या होता है, जब हम त्यौहार मनाते हैं हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं, हमारा मनोरंजन होता है और हम अच्छी बातें भी सीखते हैं, है कि नहीं, कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरीके की अच्छी बातें सीखते हैं और त्यौहार हमें खुशियों से भर देते हैं, आनंद से भर देते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से हम त्यौहार मनाते हैं। आपको और भी कुछ समझ में आता है और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप अपना उत्तर बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है? आपका प्रिय त्यौहार मतलब आपका जो फेवरेट त्यौहार होता है, आप सब लिखते हो अपने फेवरेट त्यौहार के बारे में, तो आपका जो भी प्रिय त्यौहार है उसके बारे में आप बताएंगे। और तीसरे प्रश्न में, आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हैं? आप उस त्यौहार को, जो आपका प्रिय त्यौहार है, उसे कैसे मनाते हैं, आप उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है, तो आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली या दिवाली है। दीपावली के दिन मैं नए कपड़े पहनता हूँ, ठीक है, अपने घर को रंग बिरंगी चीज़ों से सजाता हूँ, रंगोली बनाता हूँ या बनाती हूँ और बहुत सारी बहुत सारी मिठाइयाँ खाता हूँ या खाती हूँ और अपने दोस्तों के साथ बहुत आनंद से ये त्यौहार मनाता हूँ या मनाती हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी जो चीज़ें करते हैं अपने प्रिय त्यौहार में, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, वसंत ऋतु के आगमन पर, आगमन मतलब आने पर, वसंत ऋतु के आने पर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं? तो बच्चों, जब वसंत ऋतु आती है उस समय भारत में कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि वसंत पंचमी, यहाँ पर लिख देते हैं वसंत पंचमी। ठीक है, वसंत पंचमी है। फिर होली है, होली भी इसी समय मनाई जाती है। बैसाखी और शिवरात्रि और गुड़ी पड़वा, एक त्यौहार होता है गुड़ी पड़वा, ये भी इसी समय मनाया जाता है आदि। तो आप इन त्योहारों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, वसंत पंचमी, होली, बैसाखी, शिवरात्रि, गुड़ी पड़वा आदि। पांचवा है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं?
तो बच्चों उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है, उत्तराखंड में दो क्षेत्र हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तो कुमाऊं क्षेत्र में माँ को क्या बोलते हैं? ईजा। तो आपके यहाँ आप अपनी माँ को क्या कहते हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि कई बच्चे मम्मी बोलते हैं, आप मम्मी, माँ, ठीक है। और भी कुछ आप अपनी भाषा में बोलते हो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए और लिखिए, फुलारी किसे कहते हैं? तो फुलारी हमने पढ़ा था, इसमें बच्चों का वह समूह जो फूल लेकर घर घर जाकर सबकी देहली में फूल डालता है, उसे हम क्या कहते हैं? फुलारी। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? बच्चों का वह समूह जो घर घर जाकर सभी के घरों की देहली पर फूल डालता है, उसे फुलारी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? तो फुलारी को मिले गुड़ और चावल से हलवा, छोई या साई वो पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। इस तरीके से आप अपना उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बच्चों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, फूलदेई बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? अब आपसे पूछा गया है कैसे जो फूलदेई त्यौहार है वो बच्चों को प्रकृति से, नेचर से जोड़ता है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फूलदेई पर्व को मनाने के लिए बच्चे अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूलों को इकट्ठा करने के लिए अपने आसपास लगे पेड़ पौधों से अवगत होते हैं, ठीक है ना। जब बच्चे फूलदेई मनाते हैं उसके लिए उन्हें फूलों की ज़रूरत होती है, और फूलों के लिए वो कहाँ जाते हैं? अपने आसपास की जगह जाते हैं, जंगल में जाते हैं और वहाँ पेड़ पौधों के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं, ठीक है। अवगत होते हैं मतलब उनके बारे में जानते हैं। वे फूलों के पौधों से सुंदर सुंदर फूल चुनते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं फूलों के, उससे फूल इकट्ठा करते हैं, फूल चुनते हैं। वे फूलों तथा पेड़ पौधों की सुंदरता और उनके महत्व को समझते हैं, और जब हम उनके बारे में जानेंगे तो हम उनके महत्व को समझेंगे, है ना। जब आप ये जानते हो कि इन पेड़ों से हमें ये सब मिलता है, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें पेड़ों से हमें मिलती हैं, तो हम उसके महत्व को समझते हैं, और इस प्रकार यह पर्व बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है, ठीक है। तो बच्चों आशा है आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कौन कौन है? ठीक है। तो पहली बच्ची बोलती है, मैं पूजा हूँ और मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। तो इस तरीके से बच्ची ने अपनी बात बताई। आगे क्या दिया है, ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, ये शिक्षक हैं, ये पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं और पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। और पूजा ने उनकी बात का उत्तर दिया और अपना नाम बताया और अपने दोस्तों के नाम बताए, उनके बारे में बताया। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, पूर्ण विराम क्या होता है? जैसे हम वाक्य के बाद जो ये लाइन खींचते हैं, इस तरीके से वाक्य पूरा होने के बाद इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। और अल्प विराम क्या होता है? ये छोटा सा कॉमा जो आप इंग्लिश में बोलते हो कॉमा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अल्प विराम। और प्रश्न चिन्ह क्या होता है? ये क्वेश्चन मार्क, जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जो प्रश्न पूछने के बाद लगाया जाता है प्रश्न में। ठीक है, अब क्या करना है आपने, नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर
वाक्य ठीक कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, इसमें कहीं भी विराम चिन्ह नहीं है, तो आपने विराम चिन्ह लगाना है। तो देखिए कैसे होगा। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। यहाँ पर वाक्य पूरा हुआ एक। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। तो यहाँ पर वह अपने मित्र गौरव, गौरव के बाद ये है आपका अल्प विराम, फिर दीपक के बाद भी अल्प विराम, क्योंकि हम उनको अलग अलग करना है, ठीक है। ममता और नवजोत, और नवजोत से पहले और लिखा है वो एकदम ठीक है, को भी फल खाने की सलाह देती है। यहाँ पर वाक्य पूरा हुआ तो पूर्ण विराम। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है आखिरी में क्या लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, फूलदेई वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल, वसंत ऋतु कब आती है? मार्च और अप्रैल के महीने में, ठीक है, में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे ही शरद ऋतु, शरद ऋतु होती है सितंबर और अक्टूबर के समय का जो टाइम होता है उसको शरद ऋतु बोलते हैं। और हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर के समय का जो टाइम होता है उसको हम हेमंत ऋतु बोलते हैं। में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने अलग अलग समय पर, जैसे कि शरद ऋतु और हेमंत ऋतु के समय मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक त्यौहार का नाम लिखा है दशहरा। तो ऐसे ही इन महीनों में मनाए जाने वाले और भी त्यौहार हैं, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, दिवाली, नवरात्रि, क्रिसमस, ठीक है। तो इस तरीके से आप त्योहारों के नाम लिख सकते हैं जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर के महीनों में मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अवकाश, अवकाश मतलब होते हैं आपके हॉलीडेज़। आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो बच्चों आपके स्कूल में भी छुट्टियां होती होंगी, अवकाश होते हैं, तो आपने लिखना है कि कब से कब तक होती हैं और कितने दिनों की हैं। जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश, जिसे आप समर वेकेशन बोलते हो, ठीक है। तो समर वेकेशन आपके कब होते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कब से कब तक वो डेट लिखेंगे और कितने दिनों के लिए होते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही शरदकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश, तो इस तरीके से आप यहाँ पर उनका टाइम लिखेंगे, कब से कब तक है और कितने दिनों की है। तो ये आप पता करेंगे और लिखेंगे। आइए अपना घर सजाएं। फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि जब त्यौहार होते हैं उस समय आप कौन कौन सी चीज़ों से अपने घर को सजाते हो? तो आपने यहाँ पर चीज़ों के नाम लिखने हैं जिससे आप अपने घरों को सजाते हो, जैसे कि फूलों की माला, रंगोली, दिए, रंग बिरंगी झालरें, ठीक है, रंगीन बल्ब, बंदरवार। तो इन चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नाम लिख दिए गए हैं, फूलों की माला, रंगोली, तोरण, रंग बिरंगी झालर, दीपक, बंदरवार, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों के नाम लिखेंगे जिससे आप अपने घर को सजाते हैं। आगे है, फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी चीज़ भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर एक आम के पत्तों से और फूल से और अशोक के पत्तों से बनाकर दिखाया गया है किस तरीके से आप तोरण बना सकते हो। ऐसे ही आप भी कोशिश कर सकते हैं। अगला है, मधुरानी एक दिन, कल्पना कीजिए, ये आपने सोचना है। मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। मधुरानी कौन? मधुमक्खी, और उद्यान मतलब बगीचा। एक दिन मधुमक्खी बगीचे में गई। वह बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोच कर लिखिए
वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो इन तीनों की बातचीत आपने लिखनी है यहाँ पर। तो आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। इस तरीके से आप भी अपने वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मधुरानी ने बोला, आप दोनों को मेरा नमस्कार। तो सूरज क्या बोलता है, नमस्कार, कैसी हो मधुरानी। सूरज उनसे पूछता है, ठीक है। और सूरजमुखी क्या बोलती है, आज बहुत खुश लग रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी बातचीत लिख सकते हैं। आइए जानें, अब कुछ जानने की बातें हैं। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ये हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो बच्चों, अभी बुरांस के फूल के बारे में हमने पढ़ा। तो ये पहाड़ों में पाया जाने वाला पेड़ है जिसमें सुंदर सुंदर लाल रंग के फूल लगते हैं। इसे हम बुरांस कहते हैं और इसका उपयोग दवाई के लिए भी होता है। इससे दवाइयाँ भी बनती हैं। फ्योली के फूल वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो पहाड़ों में एक और फूल खिलता है, इसे फ्योली बोला जाता है। ये वसंत ऋतु के आसपास खिलता है। इसके खिलने से हमें पता चलता है कि वसंत ऋतु आने वाली है और इससे पहाड़ बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। जब ये पहाड़ों पर खिले रहते हैं तो पहाड़ बड़े सुंदर दिखाई देते हैं और इनसे भी दवाइयाँ बनती हैं। इनके अंदर भी औषधीय गुण होता है, ठीक है। चलो अब है पढ़ने के लिए। आओ खेलें, इकाई 3 आओ खेलें। अब इसमें क्या बताया गया है, सुनो भाई गप। गप मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या गप हो रही हैं, क्या क्या बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है वो देखेंगे। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। चींटी चली बाजार को, 9 मन मल के तेल। ईंटें 2 बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर। पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। ठीक है, आगे क्या है। हाथी ढम ढम ढोल बजाए, ऊँट खाट पर सोए। बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। तो इस तरीके से एक छोटी सी मनोरंजन के लिए कविता है। इसका क्या मतलब है, वो बोल रहे हैं कि सारे लोग गप सुनो, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को सुनो। नाव में नदियाँ डूबी जाए, जो नदी है वो किसके अंदर डूब रही है, नाव में, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, संभव है, नहीं है ना, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि नदी नाव में डूब रही है और चींटी बाजार जा रही है 9 मन तेल मल कर। 9 मन मल के तेल ईंटें 2 बगल में ले ली। तो इसने क्या किया, चींटी ने 9 मन तेल लगा लिया है। 9 मन मतलब जो पूरा ना पड़े किसी चीज़ के लिए उसको बोला जाता है 9 मन, ठीक है। पूरा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी उसको क्या बोला जाता है, 9 मन तेल लगा के। और बगल में क्या किया उसने, 2 ईंटों को दबा लिया है और सिर पर क्या रख ली, अपनी रेलगाड़ी रख ली है, जो कि संभव नहीं है। और सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। गधा चढ़ा खजूर पर। अब गधा कहाँ चढ़ा है, खजूर के पेड़ पर, खाने को अंगूर। अरे क्या खाने जा रहा है वो खजूर के पेड़ पर, अंगूर। क्या ये संभव है, खजूर के पेड़ में अंगूर लग सकते हैं, नहीं। पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर। और गधे के पीठ पर कौन नाच रहे थे, 5 लंगूर। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। हाथी ढम ढम ढोल बजाए। और हाथी क्या बजा रहा है, ढम ढम ढोल बजा रहा है। और ऊँट खाट पर सोए। और ऊँट क्या है, खाट पर सो रहा है। देखो यहाँ, ऊँट खाट पे सो सकता है क्या,
बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ऊँट खाट पर सोए, बिल्ली सबकी रोटी सेके, और बिल्ली सबके लिए रोटी बना रही है। कितनी अच्छी लग रही है, देखो बिल्ली। बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए, और घोड़ा सबके कपड़े धो रहा है। सब बड़े काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है? सुनो भाई कब सुनो भाई शब, नाव में नदियाँ डूबी जाए। तो ये है मनोरंजन के लिए एक छोटी सी कविता। तो बच्चों, आशा है आपको यह पाठ फूलदेई भी समझ में आया होगा, और इसमें जो भी प्रश्नोत्तर कराए वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।